हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद अवर थर्ड लेक्चर। कि लास्ट के दो लेक्चर्स में हमने सॉल्व किया है सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप क्वेश्चंस और मोर देन वन ऑप्शन टाइप करेक्ट क्वेश्चंस। ओके, अब देखिए आज का क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन टाइप। तो पैराग्राफ में देखिए हमारे पास जो सेटअप है, मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। जो सेटअप है हमारे पास, सेंटर में एक ग्लास ट्यूब है, इसके दो एंड्स पे हमने कॉटन प्लग लगा रखे हैं। लेफ्ट वाला कॉटन प्लग को हमने एक्स लिक्विड में भिगो के रखा है, राइट वाले कॉटन प्लग को हमने वाई लिक्विड में भिगो रखा है। और एक्स और वाई दोनों वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं, मतलब उनके वेपर्स लगातार बनते रहते हैं। एक्स का मॉलिक्यूलर मास 10 ग्राम है, वाई का मॉलिक्यूलर मास 40 ग्राम्स है। ओके, अब ये जो सेंटर में ट्यूब है इसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है और इसके अंदर एक इनर्ट गैस को 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 300 केल्विन टेम्परेचर पे रखा गया है। अब इसमें होगा क्या, एक्स और वाई दोनों के वेपर्स मूव करेंगे और फाइनली डिफ्यूज़ करते करते वो किसी एक पॉइंट पे आके मिलेंगे। तो आपको वही डिस्टेंस डी कैलकुलेट करना है कि एक्स की तरफ से जो मिक्सिंग होगी दोनों वेपर्स की वो कितने डिस्टेंस पे होगी। ओके, अब यहाँ पर एक जो हम कॉमन अजम्पशन लेके चल रहे हैं, दैट इज़ एक्स और वाई को हम मान रहे हैं कि दोनों के मॉलिक्यूलर डायमीटर बराबर हैं और ये जो इनर्ट गैस सेंटर में रखी गई है ट्यूब में वो आइडियल बिहेवियर शो करती है। ओके, ये अजम्पशंस के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि दोनों एक्स और वाई के वेपर जब ट्रैवल करेंगे, लेफ्ट से एक्स ट्रैवल कर रहा है, राइट से वाई ट्रैवल कर रहा है, तो बेसिकली इनके जो मिलने का पॉइंट है वो इस पर डिपेंड करेगा कि किसके डिफ्यूज़ होने की स्पीड ज़्यादा है। ओके, तो देखिए रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ एक्स अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ वाई। अब प्रेशर कंडीशन दोनों के लिए सेम है, जो एरिया ऑफ ओपनिंग है वो भी दोनों के लिए सेम है, टेम्परेचर भी सेम है। तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न सिर्फ डिपेंड करेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस। तो मास ऑफ वाई डिवाइड मास ऑफ एक्स, तो यह आ जाएगा 40/10 दैट इज़ 2। अब रेट ऑफ एक्स को आप लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एक्स। एक्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डी, और वाई ने कितना ट्रेवल किया होगा, 24 माइनस डी। तो इसको आप 2 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से डी सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 16 सेंटीमीटर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है डी की वो 16 सेंटीमीटर से कम आ रही है, इसका क्या रीज़न है। ठीक है, तो देखिए आइडियली अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आइडियल कंडीशन के अकॉर्डिंग इस ट्यूब में एक्स एक पर्टिकुलर स्पीड से उसके वेपर जा रहे हैं, वाई के वेपर भी एक पर्टिकुलर स्पीड से जा रहे हैं, तब हमारे अकॉर्डिंग 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे वो दोनों आके मिल गए। अगर एक्सपेरिमेंटली वो इससे भी कहीं पीछे आके मिलते हैं, इसका मतलब है कि वाई के मॉलिक्यूल थोड़ा फास्ट ट्रैवल कर रहे हैं और एक्स के मॉलिक्यूल थोड़ा स्लो ट्रैवल कर रहे हैं। यही रीज़न हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटीज़ में थोड़ा डिफरेंस था कि हमने जो कैलकुलेट किया जिस वेलोसिटी के अकॉर्डिंग उसमें और एक्चुअल वेलोसिटी में थोड़ा डिफरेंस था। तो एक्स एक्चुअली स्लोअर था हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू से। अब कोई मॉलिक्यूल क्यों स्लो हो जाएगा, क्या रीज़न हो सकते हैं। एक ही रीज़न हो सकता है कि या तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम है, बट काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर हमारे पास दोनों के लिए सेम है, 300 केल्विन। दूसरा डिपेंड करता है अगर मॉलिक्यूल चलते चलते रास्ते में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं या रास्ते में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं जिनके साथ कोलाइड करना उसको पड़ रहा है, उसकी वजह से भी क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ट्यूब में ऑलरेडी इनर्ट गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनर्ट गैस के मॉलिक्यूल से कोलाइड करने की वजह से वेलोसिटी कम हो सकती है। ठीक है, वो किसकी कम होगी, एक्स और वाई दोनों की कम होगी, क्योंकि दोनों ही कोलाइड करेंगे। पर फिर भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 16 से कम आ रही है, इसका मतलब एक्स की वेलोसिटी वाई के कंपैरिजन में ज़्यादा रिड्यूस हुई है, एक्स ज़्यादा स्लो हुआ है। तो मतलब हुआ कि इंक्रीज्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स विद द इनर्ट गैस एज कंपेयर टू वाई। एक्स और वाई दोनों ही कोलाइड करते हैं, पर एक्स की जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा बार कोलाइड कर रहा है, इसलिए उसकी वेलोसिटी में जो डिक्रीज आया वो थोड़ा
ज़्यादा आया, तो आंसर होगा डी। ओके, इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। IIT ने इसको सिंपल ग्राहम लॉ से चेंज करके थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, जहाँ पर बीच में एक एडिशनल गैस को इंट्रोड्यूस किया और उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वजह से एक नया क्वेश्चन डिज़ाइन किया। ओके, तो काफ़ी कंसेप्चुअल अच्छी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग। अब दोनों कंडीशंस को आपको कंपेयर करना है यहाँ पे और देखना है कि कौन से करेक्ट हैं। तो फर्स्ट स्टडी करते हैं। हाइड्रोजन गैस आपको दिया गया है 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर अगर होता है तो क्या होगा? व्हेन प्रेशर इज वेरी हाई, वॉल्यूम इज वेरी लो, वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगी। वॉल्यूम जब बहुत कम हो जाएगी तो मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज होंगे एक दूसरे के। जब क्लोज होंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट करेंगी, और जब रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट करेंगी तो Z कैसा होगा? ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो P ऑप्शन अगर देखते हैं तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज नॉट 1। यस, Z 1 नहीं है, 1 से बड़ा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो A है उसका आंसर P आना चाहिए। देखिए, तो A के आंसर P। अब Q में देखते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट। जब बहुत क्लोज मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और Z ग्रेटर देन 1 होता है तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट होती हैं, अट्रैक्टिव नहीं। तो P आंसर इसका नहीं होगा। R देखते हैं, PV इज इक्वल टू NRT। अगर PV NRT के बराबर हो गया इसका मतलब ये आइडियल केस है, तो Z 1 हो जाएगा, तो R भी नहीं, करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। लास्ट इज P इंटू V माइनस NB। यस, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम बहुत कम है तो मॉलिक्यूल्स का जो अपना वॉल्यूम होगा उसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो जो B फैक्टर है वॉन्डर वॉल्स का उसको कंसीडर करना पड़ेगा, तो P एंड S। अब सेकंड B पार्ट में हाइड्रोजन गैस आप ले रहे हो ऑलमोस्ट ज़ीरो प्रेशर पे। ऑलमोस्ट ज़ीरो प्रेशर का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स, देखिए जब प्रेशर इज़ वेरी लो, वॉल्यूम इज़ वेरी हाई। वॉल्यूम वेरी हाई का मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं। बहुत ज़्यादा दूर होंगे तो ना अट्रैक्टिव फोर्सेस उनके बीच में ऑपरेट करेंगी और ना ही रिपल्सिव फोर्सेस। तो आइडियल केस हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़ते हैं कि आइडियल केस के लिए क्या होता है, रियल गैसेस बिहेव आइडियली व्हेन प्रेशर इज़ वेरी लो एंड टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। ओके, तो टेम्परेचर ठीक है, नॉर्मल है, बट प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 0 है। तो ये क्या होगा? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इसका क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए P ऑप्शन नहीं होगी करेक्ट। अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डोमिनेंट, ये भी गलत है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं होंगी क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर हैं। PV इज इक्वल टू NRT। यस, R ऑप्शन इसके लिए आना चाहिए। और S की अगर हम बात करें तो नहीं, क्योंकि PV इज इक्वल टू NRT आ गया तो मतलब A और B को हमने निगलेक्ट कर दिया है। अब देखिए C ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिया गया 1 एटमॉस्फेयर पे और 273 केल्विन, मतलब नॉर्मल कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जब भी आप ग्राफ देखते हैं, ये Z इज इक्वल टू 1 लाइन है, Z वर्सेस P ग्राफ, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड पहले डिप करता है, पहले वो Z लेस देन 1 वाले एरिया में आता है और बहुत हाई प्रेशर पे वो Z इज इक्वल टू 1 से ऊपर जाता है। ठीक है, तो मतलब नॉर्मल कंडीशन में उसके लिए Z क्या होगा? लेस देन 1। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 नहीं है, लेस देन 1 है, तो C के लिए P तो आ जाएगा। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट, यस, क्योंकि Z लेस देन 1 है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होंगी, तो Q भी इसमें आ जाएगा। अब PV इज इक्वल टू NRT, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो आइडियल केस हो गया। और S भी नहीं हो सकता क्योंकि जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हैं तो वह आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा? A, वॉन्डर वॉल्स कांस्टेंट A। तो C का ऑप्शन P एंड Q। और D का अगर हम देखें, एक रियल गैस है, बहुत लार्ज मोलर वॉल्यूम है, बहुत लार्ज। देखिए वॉल्यूम जब बहुत लार्ज है तो मतलब प्रेशर बहुत कम है, और प्रेशर जब बहुत कम है तो क्या होगा? वो आइडियल बिहेवियर शो करेगी क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत दूर होंगे। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नॉट इक्वल टू 1 नहीं, उसका 1 हो सकता है या 1 होगा। अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट नहीं। PV इज इक्वल टू NRT, यस, तो D का आंसर भी R होना चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं विद सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अब
इसमें मैंने सारी की सारी आईआईटी की प्रीवियस प्रॉब्लम्स इंक्लूड नहीं की हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने से बेटर है हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें जो ज़्यादा टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं और जिस तरह के केस हमने ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा सॉल्व नहीं किए हैं। एक ही तरह की या इजी प्रॉब्लम्स को बार बार सॉल्व करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जब 4.215 ग्राम ऑफ मेटेलिक कार्बोनेट वॉज हीटेड इन अ हार्ड ग्लास ट्यूब, मेटेलिक कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए, सोडियम कार्बोनेट कोई भी, तो वो किस में कन्वर्ट होता है? अपने ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो आपके पास मेटल कार्बोनेट मान लीजिए MCO3 है, हीट करने पे ये कन्वर्ट हुआ MO प्लस CO2 में। ओके, इसकी जगह आप ये भी बोल सकते हैं M2CO3 भी हो सकता है, जैसे Na2CO3 है, उसको हीट करने पे ये M2O प्लस CO2। ओके, तो सभी केसेस में मेटल ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम आपको दी गई है, टेम्परेचर दिया गया है और प्रेशर दिया गया है। अब पूछा गया है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि गैसियस स्टेट को कनेक्ट किया गया है स्टोइकियोमेट्री के साथ। ओके, बहुत सिंपल है, वैसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बट अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल कार्बोनेट आपको 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देता है, चाहे कोई भी कार्बोनेट हो। तो हम लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ कार्बोनेट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 गैस। अब मोल्स ऑफ कार्बोनेट क्या आ जाएंगे? उसका वेट, दैट इज 4.215 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब इसमें याद रखें कि किसी भी कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 2E प्लस 60। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी कार्बोनेट इज इक्वल टू 2E प्लस 60, जहां पर E क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। अब वो मेटल चाहे आपको M2CO3 की फॉर्म में हो, फॉर एग्जांपल Na2CO3, या कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 2 टाइम्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 60 आएगा। ओके, अब मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो PV इज इक्वल टू NRT अप्लाई करके हम उसके मोल्स निकाल सकते हैं। तो N कितना आ जाएगा? PV बाय RT। ओके, प्रेशर कितना है हमारे पास? 700 mm। mm को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? ATM में, 760 से डिवाइड करेंगे। प्रेशर इनटू वॉल्यूम कितना है आपके पास? 1.336 लीटर्स। ठीक है, वॉल्यूम को लीटर्स में लेना है। PV बाय RT, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.0821 और टेम्परेचर आ जाएगा 300। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे फाइनली, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल जो है इट शुड बी अराउंड 12.15 ग्राम। ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी अप्रॉक्सीमेटली 0.05 नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो ये आप ये वाला पॉइंट इसमें याद रख सकते हैं, ये आपको स्टोइकियोमेट्री में भी हेल्पफुल होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द प्रेशर इन अ बल्ब ड्रॉप्ड फ्रॉम 2000 to 1500 mm ऑफ मर्करी इन 47 मिनट्स। आपके पास एक बल्ब है जिसमें एक स्मॉल ओपनिंग है, यहाँ से गैस लगातार लीक कर रही है। अब इनिशियली बल्ब में आपके पास ऑक्सीजन रखी गई थी और वो लीक करने से 2000 mm ऑफ मर्करी से प्रेशर चला गया 1500 mm ऑफ मर्करी। ठीक है, तो हमारे पास प्रेशर कितना चेंज हुआ है? 2000 mm मर्करी से 1500 mm ऑफ मर्करी इन 47 मिनट्स। क्या है आपके पास? O2 है। उसके बाद क्या किया गया? बल्ब को बिल्कुल खाली कर दिया गया। ओके, अब बल्ब खाली है, अब उसमें हमने ऑक्सीजन और एक एक्स्ट्रा गैस ऐड की। तो अब हम बल्ब ले लेते हैं, इसमें क्या है? O2 है और X कोई गैस है। अब X गैस का मॉलिक्यूलर वेट आपको 79 दिया है, तो O2 का मॉलिक्यूलर वेट 32 हमें पता है, 32 ग्राम पर मोल। X का 79 ग्राम पर मोल दिया गया है और इनको 1:1 मोलर रेशियो में डाला है। 1:1 मोलर रेशियो का मतलब ये नहीं हुआ कि दोनों का एक एक मोल लिया है। जितने मोल O2 के हैं उतने ही मोल X के हैं, तभी इनकी रेशियो 1:1 आएगी। क्लियर?
और ये टोटल प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं 4000 mm ऑफ मर्करी। देखिए इस कंटेनर में दोनों के मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू मोल ऑफ X, और जो टोटल प्रेशर है 4000 ये किसके बराबर होगा, प्रेशर ऑफ O2 प्लस प्रेशर ऑफ X। और क्योंकि दोनों के मोल्स बराबर हैं तो दोनों का प्रेशर भी बराबर होगा, क्योंकि प्रेशर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। तो इसलिए जो प्रेशर ऑफ O2 है वो प्रेशर ऑफ X के बराबर होगा, और दोनों 2000 mm ऑफ मर्करी होंगे, तभी मिला के 4000 बनेगा। तो इतना हमें पता है कि फाइनल जो कंटेनर है बल्ब, उसमें दोनों गैसेस का इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर 2000 mm ऑफ मर्करी है। अब ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर भी गैस तो लीक करती रहेगी, अब यहाँ दो गैसेस लीक कर रही हैं, ठीक है, और दोनों के जो लीक होने का जो रेट है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूलर मासेस डिफरेंट हैं। अब ये पूछ रहा है कि 74 मिनट्स के बाद जो भी गैस यहाँ बचेगी मिक्सचर, उसमें O2 और X की मोलर रेशियो क्या होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए अगर हमें फाइनली ये पता करना है कि लास्ट में मोलर रेशियो कितनी रह गई, तो हमें ये पता होना चाहिए कितनी गैस लीक करके बाहर जा चुकी है। ओके, अब देखते हैं कि, और उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, गैस किस स्पीड से लीक कर रही है। तो अब अगर हम O2 के लिए सॉल्व करते हैं, देखिए रेट ऑफ डिफ्यूज़न किस पे डिपेंड करता है, कितने मोल्स चले गए बाहर। जितने मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स एस्केप्ड, और जितने मोल बाहर जाएंगे उतना प्रेशर भी कम होगा, और प्रेशर ड्रॉप, तो उसको प्रेशर ड्रॉप के भी आप बराबर लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि प्रेशर ड्रॉप ऑफ O2 कितना है पर मिनट, अगर चेक करें तो 47 मिनट में वो 500 से ड्रॉप कर गया। तो 500 का ड्रॉप आया कितने मिनट्स में, 47 मिनट में, ठीक है। तो इसको आप ये कैलकुलेट करके आ जाएगा आपके पास 10.64 mm ऑफ मर्करी, 1 मिनट में इतना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास O2 का रेट निकल गया। अब देखिए जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ O2 डिवाइड बाय रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ X है, उसको हम प्रेशर डिफरेंस जो O2 का क्रिएट हुआ है डिवाइड बाय प्रेशर डिफरेंस जो X का क्रिएट होगा उसके बराबर कर सकते हैं। दोनों के लिए जो एरिया ऑफ डिफ्यूज़न है, जहाँ से एफ्यूज़न जहाँ से वो एफ्यूज़ कर रही हैं, वो एरिया बराबर है, टेम्परेचर बराबर है, ओके, और प्रेशर भी दोनों के बराबर हैं, पार्शियल प्रेशर 2000 mm ऑफ मर्करी। तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ X अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2। तो इसको आप लिख सकते हैं 79 डिवाइड बाय 32। अब रेट ऑफ जो ड्रॉप है, प्रेशर ड्रॉप ऑफ O2, ये कितना है, इसको अगर आप पर मिनट चेक करें तो डेल्टा P, रेट को आप लिखते हैं रेट ऑफ प्रेशर ड्रॉप पर मिनट, तो ड्रॉप डिवाइड बाय टाइम, ड्रॉप डिवाइड बाय टाइम, टाइम दोनों बराबर आएंगे, 1 मिनट। तो यहाँ से डेल्टा P O2 हमने कैलकुलेट किया 10.64 है, तो डेल्टा P X कितना आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करने पे आपके पास डेल्टा P X आ जाएगा 6.77 mm मर्करी पर मिनट। ओके, कैलकुलेशन मैं नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने कैलकुलेशन इसकी रफ वर्क में की हुई है, ठीक है। हम यहाँ पर कैलकुलेशन पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो डेल्टा P X 6.77 mm मर्करी पर मिनट का मतलब है कि जो X गैस है हर मिनट में उसका प्रेशर 6.77 mm ऑफ मर्करी से कम हो रहा है। अब दोनों के आपके पास स्पीड आ गई कि किस स्पीड से उनका प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है। तो अगर 1 मिनट में इतना हुआ तो 74 मिनट्स में कितना होगा। तो देखिए प्रेशर ऑफ O2 आफ्टर 74 मिनट, अगर हर मिनट में इतना प्रेशर कम हो रहा है तो स्टार्टिंग में 2000 mm था, किस स्पीड से कम हो रहा है, 10.64
पर मिनट से, तो इंटू 74 और ये वैल्यू आ जाएगी O2 के लिए, यस 12.6 mm ऑफ मर्करी। वैसे ही प्रेशर ऑफ X आफ्टर 74 मिनट्स आप कैलकुलेट करेंगे 2000 माइनस 6.77 इंटू 74, यह आ जाएगा आपके पास 1499 mm ऑफ मर्करी। तो दोनों के आपके पास फाइनल प्रेशर्स आ गए। अब हम जानते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT, वॉल्यूम दोनों के लिए सेम है, टेम्परेचर सेम है, R की वैल्यू सेम है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू N। तो मतलब प्रेशर ऑफ O2 डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ X क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ X। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है कि दोनों के फाइनल जो मोल बचे हैं वो उनकी रेशियो कितनी है। ठीक है, तो फाइनल प्रेशर ऑफ O2 कितना है 12.6 और X का है 1499, तो ये आपके पास आ जाएगा सॉल्व करके 0.808:1, तो दिस इज द फाइनल रेशियो। क्लियर, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन और बेटर होगा अगर आप इसको एक बार फिर से डिटेल में पढ़ के खुद इसको रफ में सॉल्व करने की ट्राई करें और बीच बीच में सॉल्यूशन से हिंट लेते रहें अगर आपको क्वेश्चन फिर भी नहीं सॉल्व हो रहा है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास 2 ग्राम गैस A है, उसको आपने एक इवैक्यूएटेड मतलब खाली फ्लास्क में रखा हुआ है, तो टेम्परेचर आपका 298 केल्विन यहाँ पे, प्रेशर है अभी 1 है, यहाँ पे सिर्फ A गैस है, कितना है 2 ग्राम। ठीक है, तो उसका प्रेशर 1 है, इसका मतलब जो प्रेशर है वो सिर्फ A का है। अब आपने इसमें 3 ग्राम B ऐड कर दिया, B को ऐड करने से क्या हुआ, प्रेशर सडनली कितना हो गया 1.5 एटमॉस्फेयर। तो B ऐड करने से 0.5 बढ़ा, इसका मतलब हुआ B ने जो कंट्रीब्यूट किया दैट इज़ 0.5, तो उसका अपना प्रेशर 0.5 हो जाएगा। ओके, ये तो हमने पढ़ा कि डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी गैस का प्रेशर दूसरी गैस के ऐड करने या रिमूव करने से चेंज नहीं होता है जब तक कि वॉल्यूम और टेम्परेचर आप डिस्टर्ब नहीं करते हो। तो यहाँ से दोनों के प्रेशर की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब देखिए PV इज इक्वल टू nRT में टेम्परेचर दोनों के लिए सेम है, R की वैल्यू सेम है, ओके, और जो वॉल्यूम है वो भी सेम है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो इसका मतलब क्या हुआ कि PA बाय PB इज इक्वल टू NA बाय NB। तो प्रेशर ऑफ A कितना है 1, B का है 0.5, मोल्स ऑफ A कितना आ जाएगा, वेट ऑफ A डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A, B के लिए कितना आ जाएगा, वेट ऑफ B डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B। तो 2 इज इक्वल टू वेट ऑफ A कितना गया है 2 ग्राम्स, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B और वेट ऑफ B कितना दिया गया है 3। तो यहाँ से सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा मास ऑफ A डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ B इज इक्वल टू 1/3। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो एक पॉइंट आपने नोटिस किया होगा कि IIT ने बहुत पुराने जो क्वेश्चंस, अगर आप 80s और 90s के क्वेश्चन देखें तो वो बहुत ही टिपिकल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। अब जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है वो उसमें कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा नहीं है, उसमें थिंकिंग पार्ट ज़्यादा है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो आप उसको बहुत ईजिली 3 या 4 स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आप पुराने क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ थिंकिंग भी काफ़ी इन्वॉल्व थी और कैलकुलेशन वर्क भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व था। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आप थॉरोली पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपनी IIT की प्रेपरेशन में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। डेंसिटी ऑफ मर्करी आपको दिया गया 13.6 ग्राम पर ml और मर्करी का अप्रॉक्सीमेट डायमीटर आपको कैलकुलेट करना है एक एटम का, ये मान के कि मर्करी का एक एटम क्या करता है, एक क्यूब को जिसकी एज लेंथ उसके डायमीटर के बराबर है उसको परफेक्टली ऑक्यूपाई करता है। इसका मतलब मर्करी का जो एक एटम है इसकी जो भी वॉल्यूम है ये एग्जैक्टली फिट होता है एक क्यूब के अंदर, और इसकी वॉल्यूम कितनी होगी 4/3 पाई आर क्यूब, और इसकी वॉल्यूम कितनी है, अगर इसका एज लेंथ a है तो इसकी वॉल्यूम जाएगी a क्यूब। तो a क्यूब इज इक्वल टू
दिस 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम ऑफ मरकरी। तो मरकरी का एक एटम एग्जैक्टली एक क्यूब में फिट आ जाता है। ओके, तो ये मान सकते हैं हम। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ, अगर एक कंटेनर में मरकरी को रखा जाए, सपोज मरकरी लिक्विड यहाँ पर रखा है, तो ये जो टोटल वॉल्यूम है इसको हम क्यूब्स में डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से, मान लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, जो टोटल वॉल्यूम है V वो क्या हो जाएगा, n क्यूब्स की वॉल्यूम, n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। इस तरह से हम मान सकते हैं ना, टोटल वॉल्यूम को ले सकते हैं। तो देखिए, हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है, मरकरी के एक एटम के लिए, ठीक है। अब अगर डेंसिटी की बात की जाए तो डेंसिटी आपको बताती है कि 1 ml 1 मिलीलीटर का वेट है 13.6 ग्राम। ओके, इसका मतलब हुआ कि 13.6 ग्राम मरकरी 1 मिलीलीटर ऑक्यूपाई करता है। और 1 मिलीलीटर का मतलब कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो मतलब 13.6 ग्राम मरकरी इतना ऑक्यूपाई करेंगे। अब एक एटम का वेट कितना होगा, 13.6 ग्राम में तो मरकरी के बहुत सारे एटम्स होंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट। देखिए, मरकरी का मॉलिक्यूलर वेट होता है 200 ग्राम। तो मतलब 200 ग्राम मरकरी में कितने एटम्स हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो वेट ऑफ 1 एटम कितना आ जाएगा, 200 डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। ओके, तो अगर 13.6 ग्राम के लिए इतनी वॉल्यूम लगती है, तो इतने ग्राम, एक एटम का जो वेट है 200 बाय एवोगाड्रो नंबर, इतने ग्राम के लिए कितनी वॉल्यूम लगेगी, 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 13.6 इंटू 200 डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इतने मीटर क्यूब। ओके, तो इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास ये जो वैल्यू है, अब ये किसके बराबर है, देखिए ये क्या हो गया, वेट ऑफ 1 एटम इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। और आपको क्या दिया गया है कि एक एटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, a क्यूब के बराबर। तो ये जो वैल्यू है ये a क्यूब के बराबर आनी चाहिए। तो इसको a क्यूब के बराबर अगर आप इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 2.9 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। और जो एज लेंथ है क्यूब की, यहाँ पर दिया गया है कि जो क्यूब की एज लेंथ है वो उसके डायमीटर के बराबर है। तो यही डायमीटर ऑफ मरकरी एटम होगा। ओके, सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक स्फेरिकल बैलून जिसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर है, उसको हमें भरना है हाइड्रोजन गैस के साथ। और ये हाइड्रोजन गैस कहाँ से आएगी, एक सिलेंडर से जिसमें 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे और 27 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजन गैस स्टोर की गई है। इस सिलेंडर की जो वॉल्यूम है दैट इज़ 2.82 लीटर्स। अब हमें ये पता करना है कि हम ऐसे कितने बैलून्स इस सिलेंडर से भर सकते हैं। तो हमारे पास जो एक बैलून है इसके लिए आपको दिया गया डायमीटर इज़ 21 सेंटीमीटर और एनटीपी है, तो यहाँ प्रेशर आप 1 एटमॉस्फेयर ले सकते हैं, टेम्परेचर हम ले लेते हैं 273 केल्विन। ओके, नाउ अब आपके पास जो भी यहाँ पर सिलेंडर है जिसका प्रेशर आपको दिया गया है 20 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर दिया गया है इसका 300 केल्विन। अब इस सिलेंडर से अगर आप एक पाइप के थ्रू या नोज़ल के थ्रू इसको फिलिंग करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो आप इसमें बैलून में फिल करते हैं, अब ऐसा नहीं होगा कि आपका सिलेंडर कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाएगा। आप सिलेंडर में भरी हुई सारी की सारी हाइड्रोजन गैस को यूज़ कर लेंगे बैलून्स की फिलिंग के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी हाई प्रेशर है, 20 है। यहाँ पर कितने पे फिलिंग करनी है आपको, 1 एटमॉस्फेयर पे। तो हाई से लो तो फ्लो हमेशा चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक यहाँ का फाइनल प्रेशर
1 atm हो जाएगा, जब सिलेंडर का फाइनल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा तो दोनों के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा। तो उसके बाद सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो कोई भी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन अब सिलेंडर से बैलून की तरफ ट्रेवल नहीं करेगी। तो सबसे पहला पॉइंट ये जानना है कि सिलेंडर में रखी हुई सारी की सारी हाइड्रोजन गैस को आप बैलून्स की फिलिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। कितनी कर सकते हैं? जब तक प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर नहीं होता। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, अभी हम देखते हैं कि टोटल इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स सिलेंडर में कितने हैं 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। फिर कैलकुलेट करते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर जब प्रेशर बचेगा तब टोटल मोल्स कितने रह जाएंगे। उन दोनों का अगर आप डिफरेंस लोगे दैट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जिनको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, तो देखिए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इनिशियली, ठीक है, सिलेंडर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा ये PV/RT। तो इनिशियल प्रेशर कितना है 20 है, वॉल्यूम इसका दिया गया है 2.82 डिवाइड बाय R की वैल्यू 0.0821 इंटू 300। तो ये वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करके आपके पास, या इसे कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए ये N इनिशियली आ गया हमारे पास। अब हम निकाल सकते हैं NH2 फाइनली। ओके, तो फाइनली कितना होगा? फाइनली भी PV/RT होगा और यहाँ पर उसका जो प्रेशर बचेगा दैट विल बी 1 atm, वॉल्यूम तो 2.82 ही रहेगा, डिवाइड बाय 0.0821 इंटू 300। ओके, तो ये आप समझ गए। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है 2.82 डिवाइड बाय RT, ये तो दोनों में कॉमन है। तो जब आप NH2 इनिशियल माइनस NH2 फाइनल करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 - 1 दैट इज 19 इंटू 2.82 डिवाइड बाय 0.0821 इंटू 300। ओके, तो यहाँ से अगर ये वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं ये आ जाए आपके पास 2.17। इतने नंबर ऑफ मोल्स NH2 जो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इतने नंबर ऑफ मोल्स आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये देखना है कि एक बैलून को भरने में कितने मोल्स लगते हैं। अगर आप 10 मोल ट्रांसफ़र कर सकते हैं और एक मोल से एक बैलून भरता है तो आप 10 बैलून्स भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब इसकी फिलिंग हो जाएगी तो मोल्स ऑफ H2 इन बैलून कितने होंगे यहाँ में हमारे पास PV/RT। अब देखिए वॉल्यूम के लिए आपको डायामीटर यहाँ दिया गया है तो 4/3 पाई r³ करके आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो इसका प्रेशर है 1, वॉल्यूम आ जाएगा 4.85 लीटर्स डिवाइडेड बाय 0.0821 इंटू 273। अगर आपको 298 करके सॉल्व करना है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो एक बैलून की फिलिंग के लिए जो मोल्स रिक्वायर्ड आएंगे दैट विल बी ऑन सॉल्विंग 0.216। ठीक है, तो कितने बैलून भर सकते हैं आप? दैट कैन बी फिल्ड इज, एक बैलून के लिए रिक्वायर्ड है 0.216 मोल्स, हमारे पास अवेलेबल है 2.17। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो आ जाएगा वैल्यू दैट विल बी 10 सॉरी उल्टा लिख दिया यहाँ पे हमने। तो यहाँ पर जो आपके पास अवेलेबल है दैट इज़ 2.17 डिवाइड बाय जो एक बैलून के लिए है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा आपके पास 10। तो हम इस सिलेंडर से 10 बैलून्स इस तरह के भर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही था कि जब फाइनली ट्रांसफ़र रुक जाएगी तब दोनों का प्रेशर बराबर होगा, तो आप सारे के सारे नंबर ऑफ मोल्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। एन LPG सिलेंडर वेज 14.8 किलोग्राम व्हेन एम्प्टी, व्हेन फुल इट वेज 29 किलोग्राम। तो ठीक है, 14.8 और 29 का जो डिफरेंस है उसमें क्या होगा, वो गैस का वेट होगा, क्योंकि खाली सिलेंडर का वेट है 14.8, जब भर दिया जाता है तो 29। अब उसका प्रेशर आपको दिया गया है 2.5 एटमॉस्फेयर, और अगर आप इन द कोर्स ऑफ यूज़ उसके आप 27 डिग्री सेल्सियस पे अपने सिलेंडर को यूज़ करते हैं तो वेट ऑफ द फुल सिलेंडर
रिड्यूसेस टू, यूज़ करने के बाद थोड़ी सी गैस कम हो जाएगी तो उसका वेट आ जाएगा 23.2 किलोग्राम। सो फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन क्यूबिक मीटर्स, क्यूबिक मीटर्स में कितनी गैस यूज़ हो गई है अगर आप उसको नॉर्मल यूजेज कंडीशंस में यूज़ करते हैं। नॉर्मल यूजेज कंडीशन क्या होती है, बाहर का प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर यहाँ इन्होंने मेंशन किया है कि 27 डिग्री सेल्सियस है, और फाइंड आउट द फाइनल प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर, और ये मान के चलेंगे हम कि सिलेंडर में जो गैस है दैट इज़ एन ब्यूटेन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, तो 0 डिग्री सेल्सियस देने का मतलब ये है कि हम जिस टेम्परेचर पे उसे यूज़ कर रहे हैं 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, तो वो उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है, तो कोई भी ब्यूटेन लिक्विड फॉर्म में नहीं होगी, सारी की सारी हमारी गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। ओके, तो देखिए यहाँ अगर हम डिटेल लिखते हैं तो एम्प्टी सिलेंडर कितना आपको दिया गया है 14.8 किलोग्राम, और फिल्ड सिलेंडर इज़ 29 किलोग्राम दिया गया है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास वेट ऑफ गैस 14.2 किलोग्राम। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास प्रेशर है सिलेंडर का दैट इज़ 2.5 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर दिया गया आपको 300 केल्विन, और गैस कंज्यूम्ड, जो आपने गैस कंज्यूम की, देखिए स्टार्टिंग में आपके पास गैस है 14.2 किलोग्राम। ओके, या आप ये बोल सकते हैं कि 29 किलोग्राम टोटल वेट से 23.2 आ गया, तो इसमें कितना हुआ, गैस कंज्यूम कितनी हुई हमारे पास यहाँ पे 5.8 किलोग्राम्स। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 14.2 किलोग्राम गैस थी, 5.8 किलोग्राम उसमें से हमने कंज्यूम कर लिया है। अब देखिए गैस है हमारे पास एन ब्यूटेन, तो एन ब्यूटेन का आपके पास फॉर्मूला आ जाता है C4H10, और इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 58 ग्राम पर मोल। तो कितनी गैस टोटल यूज हुई बता सकते हैं हम, गैस कंज्यूम 5.8 किलोग्राम है। ठीक है, तो मोल्स कंज्यूम्ड, कितने मोल कंज्यूम हुए 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम्स डिवाइड बाय 1 मोल का वेट कितना है 58 ग्राम्स। ठीक है, तो मोल कंज्यूम यहाँ से आपका निकल जाएगा। अब अगर हम PV = nRT अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो मोल कंज्यूम्ड हमारे पास आ गए, R की वैल्यू हमें पता है, टेम्परेचर हमारे पास कितना है 300, प्रेशर की वैल्यू कितनी है नॉर्मल यूजेज कंडीशन पे 1 एटमॉस्फेयर, तो वॉल्यूम जो गैस की होगी कि 1 एटमॉस्फेयर पे अगर आप इस गैस को रिलीज़ करते हो और इतने मोल्स आपने रिलीज़ किए तो कितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेंगे, तो कितना वॉल्यूम आपने यूज़ कर दिया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें स्टेटमेंट है कि फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ गैस इन क्यूबिक मीटर्स यूज्ड अप एट नॉर्मल यूजेज कंडीशन, कि नॉर्मल कंडीशन पे कितनी वॉल्यूम यूज़ हुई है। ठीक है, सिलेंडर में रखी हुई कितनी वॉल्यूम यूज़ हुई है ये नहीं पूछा है, ये पूछा है कि अगर उसको नॉर्मल कंडीशन में आप रिलीज़ करते हो गैस को, मतलब 1 एटमॉस्फेयर पे उसको छोड़ देते हो और इतने मोल उस गैस के बाहर निकल रहे हैं तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। तो यहाँ से डायरेक्टली इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा nRT, n इज़ कैलकुलेट किया गया है, तो nRT अपॉन P, प्रेशर कितना है हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ से सॉल्व करके वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास 2446.5 लीटर्स। ओके, तो इतना वॉल्यूम निकल गया। अब ये लीटर्स में दिया गया, इसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, क्यूबिक मीटर में, मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो इतने लीटर का मतलब है देखिए 10⁻³ लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, तो 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 2.4465 मीटर क्यूब। अब फाइनली पूछ रहा है कि फाइंड द फाइनल प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर। अब इतने मोल्स उसके चले गए तो फाइनली जो प्रेशर है इनसाइड द सिलेंडर वो कितना हो जाएगा nRT अपॉन V।
ठीक है, तो रिमेनिंग जो मोल्स हैं उनको कैलकुलेट करके आर टी टेम्परेचर आपको पता है सिलेंडर का कितना है, वॉल्यूम सिलेंडर की कितनी है वो भी हमें ओके हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम नहीं दी गई है, ठीक है, तो ये हम इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर जो इक्वेशन यूज़ करेंगे दैट इज़ कि हमारे पास प्रेशर इनिशियली कितना था, जो इनिशियल था P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, वॉल्यूम तो जितनी सिलेंडर की है वो कांस्टेंट रहेगी, तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो जैसे जैसे अंदर का नंबर ऑफ मोल कम होते रहेंगे प्रेशर भी कम होगा। तो आप ये लिख सकते हो कि P1 बाय N1 इज इक्वल टू P2 बाय N2। ओके, इससे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं, देखिए N1 N2 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंडली आप ये बोलिए कि जब 14.2 किलोग्राम गैस थी तो इसका प्रेशर था 2.5 एटमॉस्फेयर। अब फाइनली कितनी होगी, कंज्यूम होगी 5.8 किलोग्राम, तो हमारे पास बची है 8.4 किलोग्राम गैस। तो अगर 14.2 का इतना है तो 8.4 का कितना होगा, तो 2.4 डिवाइड बाय 14.2 इंटू 8.4 दैट इज़ 1.478 एटमॉस्फेयर। इतना प्रेशर आपका फाइनली सिलेंडर का बच जाएगा। ओके, तो आप चाहे आप इस इक्वेशन से सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स को आप किससे इक्वेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल इज़ वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट तो सेम रहेगा, तो नंबर ऑफ मोल इज़ प्रोपोर्शनल टू द वेट। तो वही मैंने यहाँ पर किया कि जो गिवन वेट था गैस का उसको नंबर ऑफ मोल से प्रोपोर्शनल मैंने ले लिया, तो उसको प्रेशर से यहाँ पर रिलेट कर दिया गया है। ओके, तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज completely solved. Now moving on to the next question. देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एट रूम टेम्परेचर द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोसीड्स नियरली टू कंप्लीशन। मतलब यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे हैं, रिएक्शन नियरली कंप्लीट हो रहा है। तो NO O2 के साथ कंबाइन करके NO2 बनाता है, और ये NO2 फर्दर डाइमराइज कर जाता है, क्योंकि NO2 एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है, तो ये डाइमराइज करके N2O4 बनाता है, जो 262 केल्विन पे सॉलिडिफाई हो जाता है। ये जो आपका डाइमर बनेगा ये 262 केल्विन पे सॉलिड की फॉर्म में आ जाएगा। अब हमारे पास एक 250 ml फ्लास्क है और एक 100 ml फ्लास्क है, दोनों को सेपरेट किया गया बाय अ स्टॉप कॉक। तो हमारे पास जो अरेंजमेंट है दैट इज़ आप दो फ्लास्क बना सकते हैं, एक 250 ml की फ्लास्क है और एक 100 ml की फ्लास्क है। और टेम्परेचर हमारे पास दिया गया है, देखिए दोनों फ्लास्क को आपने एक स्टॉप कॉक के थ्रू कनेक्ट किया है, टेम्परेचर 300 केल्विन दिया गया है। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड है NO वो है बड़ी फ्लास्क में, तो O2 है छोटी वाली फ्लास्क में। तो NO एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑफ, यहाँ जो प्रेशर है दैट इज़ 1.053 एटमॉस्फेयर, और छोटी वाली में ऑक्सीजन का जो प्रेशर है दैट इज़ 0.789 एटमॉस्फेयर। गैसेज आर मिक्स्ड। अब आप जब इस स्टॉप कॉक को ओपन करेंगे तो दोनों गैसेज आपस में मिक्स हो जाएंगी। ओके, और टोटल वॉल्यूम क्या होगा कंटेनर का, 350 ml, क्योंकि तब पूरा का पूरा कंटेनर एक सिंगल कंटेनर की तरह काम करेगा, क्योंकि वो उसके बीच में जो आपने वॉल्व था वो ओपन कर दिया है। ओके, नाउ द गैसेज आर मिक्स्ड बाय ओपनिंग द स्टॉप कॉक, एंड जब गैसेज मिक्स करेंगी तो रिएक्शन होगा, रिएक्शन में NO2 बनेगा और NO2 N2O4 में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनली द फ्लास्क आर कूल्ड टू 220 केल्विन। अब देखिए 220 केल्विन पे इसको कूल कर दिया गया है, इसका मतलब टेम्परेचर 262 से कम है, तो 262 से कम होने की वजह से जो भी N2O4 बनेगा वो क्या होगा, सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और सॉलिड का कोई प्रेशर में कंट्रीब्यूशन तो नहीं होती, तो सॉलिड को हम इग्नोर करेंगे। तो अब ये बोल रहा है कि निगलेक्टिंग द वेपर प्रेशर ऑफ डाइमर। ठीक है, हर सॉलिड का एक वेपर प्रेशर आप बोल सकते हो कि एग्जिस्ट करता है, बट हम उसको इग्नोर कर रहे हैं कि सॉलिड का टोटल प्रेशर में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसको कंसीडर करके फाइनल जो प्रेशर बचेगा सिस्टम में वो किसका बचेगा, गैसेस का। अब गैसेस का तब बचेगा अगर NO और O2 कंप्लीटली रिएक्ट करके कंज्यूम नहीं होते। देखिए अगर जितना NO था उसको जितना O2 चाहिए उतना ही O2 है, तो वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे
सारा का सारा NO2 बनेगा और N2O4 बन जाएगा, तो फाइनली जो गैसेस बचेंगी वो ज़ीरो होंगी, तो प्रेशर ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर ये पूछ रहा है कि फाइंड आउट द प्रेशर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द गैस रिमेनिंग, कि 220 केल्विन पे कितनी गैस बचती है और उसका क्या कॉम्पोजिशन है, तो सीधी सी बात हुई कि दोनों में से कोई एक गैस आपको ज़्यादा दी गई है, रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा है। मतलब ये किसका क्वेश्चन है, ये लिमिटिंग रीएजेंट का क्वेश्चन है। तो जो गैस आपको ज़्यादा दी होगी वो आपको आइडेंटिफाई करनी है कि उसका कितना पार्ट कंज्यूम होता है और कितना पार्ट बच जाता है। ठीक है, तो देखिए इट्स अ लिमिटिंग रीएजेंट प्रॉब्लम। अब अगर आप यहाँ क्वेश्चन को इक्वेशन देखते हैं तो 2NO प्लस O2 गिव्स यू 2NO2। तो NO के 2 मोल को कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए 1 मोल O2 का रिक्वायर्ड है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि इस NO का, देखिए इस कंटेनर में जितनी नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसके मोल्स कितने हैं, O2 के मोल्स कितने हैं, फिर उनको कंपेयर करेंगे कि क्या वो रिक्वायर्ड अमाउंट में प्रेजेंट हैं या वो ज़्यादा हैं। तो देखिए हम कैलकुलेट करते हैं, मोल्स ऑफ NO इज इक्वल टू प्रेशर कितना है 1.053 इंटू वॉल्यूम इज लीटर्स में लेनी है 0.25 डिवाइड बाय RT। आपको R और T की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। और मोल्स ऑफ O2 कितने आ जाएंगे 0.789 इंटू 0.10 डिवाइड बाय RT। तो ये आपके पास NO के लिए जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 0.263 बाय RT, और ये जो O2 के लिए आएगा दैट विल बी लेट मी चेक 0.0789 बाय RT। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए 1 मोल O2 को 2 मोल NO के रिक्वायर्ड है, तो जितने मोल O2 के हैं ये, इसको इससे डबल NO चाहिए। आपके पास NO इससे डबल है या उससे भी ज़्यादा है, तो NO हमारे पास रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है आपके पास O2। तो O2 रिएक्शन में जल्दी कंज्यूम हो जाएगा फाइनली। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड NO विल बी लेफ्ट। अब कितना NO बच जाएगा, देखिए मोल्स ऑफ NO लेफ्ट कितने होंगे, इसका डबल। ठीक है, 0.0789 का डबल अमाउंट NO का कंज्यूम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 0.263 माइनस 2 इंटू 0.0789 डिवाइड बाय RT। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.00427 मोल। ओके, R और T की वैल्यू फाइनली आप पुट करके इतनी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। अब उसके बाद अगर इतना NO बच जाता है तो जो भी N2O4 बनेगा वो तो सॉलिडिफाई हो गया, उसकी वजह से कोई प्रेशर की कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी। अब इतने मोल NO का प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर इन द सिस्टम विल बी बिकॉज ऑफ NO गैस लेफ्ट। तो प्रेशर कितना आ जाएगा nRT अपॉन V। तो कितने मोल्स हैं 0.00427। और आप ये भी कर सकते हैं कि ये कैलकुलेट करने की बजाय आप सिर्फ इस वैल्यू को कैलकुलेट करें, क्योंकि RT तो यहाँ पर है, तो इसको आप इस से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे फिर से RT से और डिवाइड बाय V करेंगे तो आपको कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी उसको डायरेक्टली इस इक्वेशन में n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं विदाउट इवन सॉल्विंग दिस। तो चलिए मैंने सॉल्व कर दिया है। तो 0.0821 इंटू टेम्परेचर इज 300 केल्विन। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम किसका लेंगे, पूरे सिस्टम का। तो 250 ml प्लस 100 ml दैट इज 0.350 लीटर्स। तो यहाँ से प्रेशर कैलकुलेट करने पे फाइनली इट विल बी 0.22 एटमॉस्फेयर। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 27 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजन को एक टाइनी होल के थ्रू एक कंटेनर में लीक कराया जा रहा है। तो बाहर हमारे पास यहाँ पहले हाइड्रोजन गैस है, इस टाइनी होल के थ्रू ये इस कंटेनर में एंटर कर रही है। कंटेनर की वॉल्यूम दी गई है आपको 3 लीटर्स। अब ये हाइड्रोजन एफ्यूज़ करती है 20 मिनट तक, और उस 20 मिनट के बाद
अनदर गैस, एक अननोन गैस X, उसको भी एफ्यूज़ कराया जाता है 20 मिनट तक, और दोनों गैसेस का जो टेम्परेचर और प्रेशर है एफ्यूज़न के लिए दैट इज़ सेम। ओके, तो यहाँ पर जो फाइनली मिक्सचर बनेगा कंटेनर में हाइड्रोजन और इस अननोन गैस का, इन दोनों का मिला के प्रेशर 6 एटमॉस्फेयर है। तो हम लिख सकते हैं कि P टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ X गैस, दैट इज़ 6 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अभी 6 एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन है वो 0.7 मोल है। तो अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 को कैलकुलेट करें तो मोल्स ऑफ H2 इंटू RT डिवाइड बाई वॉल्यूम, तो मोल्स ऑफ H2 में 0.7, R की वैल्यू 0.0821 इंटू 300 और वॉल्यूम हमारे पास 3 लीटर्स। तो ये आपके पास कैलकुलेट करके आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 5.747 एटमॉस्फेयर। तो टोटल प्रेशर था 6, अब हाइड्रोजन का अकेले का प्रेशर 5.747 है, तो इसलिए प्रेशर ऑफ अननोन गैस कितना आ जाएगा 6 माइनस 5.747, दैट इज़ 0.253 एटमॉस्फेयर। क्लियर है? तो यहाँ से हमारे पास दोनों गैसेस के फाइनली जो प्रेशर आए वो वैल्यूज़ आ गई। अब इसे क्या करना है, इन्होंने पूछा है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन गैस। अब ये क्वेश्चन है एफ्यूज़न का। अब एफ्यूज़न की प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है या रेट ऑफ एफ्यूज़न, उसको इन्वर्सली रिलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मासेस के साथ। तो हमने पढ़ा है कि रेट ऑफ एफ्यूज़न इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इंटू एरिया अपॉन टेम्परेचर इंटू मॉलिक्यूलर मास। टेम्परेचर दोनों गैसेस का सेम है, दोनों सेम टेम्परेचर पे एफ्यूज़ हो रही हैं। प्रेशर देखिए इन्होंने लिखा है कि सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे दोनों गैस एफ्यूज़ होती हैं, तो प्रेशर टेम्परेचर होल सेम है, तो ये तीनों पैरामीटर सेम होंगे, इसलिए द रेट ऑफ एफ्यूज़न इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। अब इस इक्वेशन को या इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पर जो रेट ऑफ एफ्यूज़न ऑफ H2 है डिवाइड बाय रेट ऑफ एफ्यूज़न ऑफ X गैस। अब कितने फास्ट एक गैस किसी कंटेनर में एंटर कर रही है, इसको आप ये भी बता सकते हैं कि कंटेनर में इनिशियली हाइड्रोजन का प्रेशर कितना था 0, धीरे धीरे हाइड्रोजन एंटर कर रही है उसके अंदर, तो हाइड्रोजन का प्रेशर 0 से बढ़ता बढ़ता 5.747 एटमॉस्फेयर हो गया। तो जितनी जल्दी हाइड्रोजन एंटर करेगी कंटेनर में उतनी ही जल्दी उसका प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ एफ्यूज़न ऑफ हाइड्रोजन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन प्रेशर, कि प्रेशर कितनी जल्दी बढ़ा है उसके अंदर। ठीक है, और कितना बढ़ा है वो 0 से 5.747 हो गया 20 मिनट में। तो रेट ऑफ एफ्यूज़न को लिखते हैं हम प्रेशर चेंज अपॉन टाइम, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, और वैसे ही प्रेशर चेंज अपॉन टाइम फॉर X के लिए। तो हाइड्रोजन का प्रेशर 0 से 5.747 गया, टाइम दोनों में सेम हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 5.747 डिवाइड बाय 0.253 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ X डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज़ 2। तो यहाँ से सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा mx इज इक्वल टू 1032 ग्राम। तो जो अननोन गैस है इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया 1032 ग्राम। ओके, so that is all for this lecture. In the next lecture we will start with the question number 9 and other subjective problems. Okay, thank you.